हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाएं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का जो है सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यह जो है आधुनिक भारत से संबंधित है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। तो इसका राइट आंसर जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का जो है मंदिर कहा था। विशेष रूप से जो है उन्होंने 1954 में भाखड़ा नांगल बांध के उद्घाटन के समय इन शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि ये परियोजनाएं केवल बिजली या पानी के स्रोत नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण की नींव है। नेक्स्ट आता है कृषि क्रांति। बांधों से मिलने वाली नहरों के जरिए किसानों को सिंचाई की सुविधा मिली, जिससे देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर जो है बन सका। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली जल विद्युत ने जो है फैक्ट्रियों और उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति प्रदान की। जल विद्युत मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन। नेहरू जी के अनुसार जिस प्रकार लोग मंदिरों में श्रद्धा के साथ जाते हैं, उसी प्रकार भारतीयों को इन आधुनिक विकास कार्यों को श्रद्धा और मेहनत के साथ देखना चाहिए, क्योंकि यही देश से जो है गरीबी मिटाने का एक रास्ता था। यह जो है भाखड़ा नांगल बांध का जो है यह परियोजना का चित्र है। नेक्स्ट इसमें है प्रमुख आधुनिक मंदिर जो है उदाहरण के रूप में कौन कौन है। तो परीक्षा में जो है इन परियोजनाओं से जो है प्रश्न आते हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पर है और यह नेहरू जी के विजन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। दामोदर घाटी निगम, दामोदर यानी डीवीसी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है यह माना जाता है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। उस समय दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध जो है यह हीराकुंड बांध था। नेक्स्ट आता है आईआईटी और एम्स। बाद में नेहरू जी ने उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों को भी इस श्रेणी में शामिल किया। आज आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर मेंस के। तो हालांकि इन परियोजनाओं ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन बाद के वर्षों में इनकी कुछ आलोचना भी देखने को मिली। इसमें जो है आलोचना के रूप में विस्थापन जो है, लाखों आदिवासियों और ग्रामीणों को जो अपनी भूमि छोड़नी पड़ी, पर्यावरणीय प्रभाव, बड़े बांधों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचने की चिंता जो है जताई गई। नेक्स्ट है कंक्लूजन में, पंडित नेहरू के लिए ये बांध और कारखाने केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, बल्कि वे मानवता के कल्याण के लिए उठाए गए कदम थे। यह भारत के आत्मनिर्भर बनने और ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के युग में प्रवेश करने का एक सपना था, ड्रीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल के कार्यकाल पदावधि के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में विस्तार से बताया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस अनुच्छेद के बहुत सारे पॉइंट हैं। तो अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल की पदावधि जो है, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़ी 3 प्रमुख बातें हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, इसमें जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करेगा। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल को उनके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी कभी भी पद से जो है हटा सकते हैं। नेक्स्ट है त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। सामान्य कार्यकाल की बात करते हैं, नॉर्मल टेन्योर जो है, नॉर्मल टेन्योर में जो है उपयुक्त 2 शर्तों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। पद पर बने रहना, होल्डिंग ऑफिस अंटिल सक्सेसर ज्वाइंस। भले ही 5 वर्ष पूरे हो जाएं, राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर पद जो है ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट आता है राज्यपाल से संबंधित जो है अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 जो है यह राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 154 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
अनुच्छेद 154। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, यह अनुच्छेद 155 कहता है। नेक्स्ट आता है इसमें अनुच्छेद जो है 157, यह राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए जो है अर्हताएं क्वालिफिकेशन की बात करता है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 159 जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। नेक्स्ट है परीक्षा के लिए जो की फैक्ट फॉर एग्जाम के लिए राज्यपाल के पास जो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने के लिए महाभियोग इम्पीचमेंट जैसी किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, जैसा कि जो है राष्ट्रपति के लिए है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रफल में कितने हेक्टेयर के वृद्धि हुई है। तो इसके क्षेत्रफल में कुल वृद्धि की बात पूछा गया है, तो कितनी वृद्धि हुई है। सरिस्का के क्षेत्रफल में लगभग 44,339 हेक्टेयर, यानी सटीक आंकड़ा कहे तो 44,338.99 हेक्टेयर की वृद्धि जो है हुई है। कुल नया क्षेत्रफल इसका कितना हुआ है, तो इस विस्तार के बाद अभ्यारण्य का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल अब बढ़कर 98,762.1 हेक्टेयर हो गया है। पुराना क्षेत्रफल की बात करें तो इससे पहले अभ्यारण्य का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 54,423.16 हेक्टेयर था। विस्तार का विवरण की बात करते हैं। इस 44,000 हेक्टेयर से अधिक की वृद्धि में 2 प्रकार की भूमि शामिल की गई है। वन भूमि यानी फॉरेस्ट लैंड लगभग 92,448.8 हेक्टेयर जो है पुराने और नए क्षेत्र को मिलाकर कुल वन भूमि है। राजस्व भूमि रेवेन्यू लैंड लगभग 6,213.3 हेक्टेयर की भूमि है। नेक्स्ट आता है इसमें मुख्य उद्देश्य और संदर्भ की बात करें तो बफर जोन का विस्तार। इस अतिरिक्त क्षेत्र को मुख्य रूप से अभ्यारण्य के बफर जोन के रूप में जोड़ा गया है ताकि वन्य जीवों विशेषकर बाघों को अधिक सुरक्षित जो है गलियारा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, यह विस्तार सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद किया गया है जिसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH की सीमाओं की समीक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात जो है कही गई है। अधिसूचना की तिथि, इस विस्तार की आधिकारिक अधिसूचना 10 नवंबर 2025 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है यह जारी किया गया था। नेक्स्ट आता है क्विक फैक्ट्स में जो है इसमें स्थान जो है अलवर जो है और यह सरिस्का जो है अलवर जिला जो है राजस्थान में है। पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वतमाला है। बाघों की संख्या 2025 की रिपोर्टों के अनुसार सरिस्का में बाघों की संख्या लगभग 45 से जो है कितना हो गया 48 के बीच जो है यह पहुंच गया है। नेक्स्ट आता है विशेषता, यह दुनिया का पहला ऐसा रिजर्व जहां बाघों की सफलतापूर्वक पुनरुद्धार रिलोकेशन किया गया। 2004 में बाघ खत्म होने के बाद रणथंभौर से यहां बाघ लाए गए थे। नेक्स्ट आता है 1998 में किस कर्नाटक गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर वर्ष 1998 में प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो इसमें जो है देखते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी जो है की पॉइंट से। प्रथम उपलब्धि, वह भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार फर्स्ट म्यूजिशियन थी। उनसे पहले यह सम्मान केवल राजनेताओं, वैज्ञानिकों और समाज सुधारकों को दिया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, 1966 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्तुति दी थी। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, वह 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है प्राप्त करने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार थी। प्रसिद्ध रचनाएं, उनकी आवाज में वेंकटेश्वर सुप्रभातम, विष्णु सहस्रनाम और भज गोविंदम आज भी पूरे भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट आता है गांधी जी का प्रिय भजन। महात्मा गांधी उनके द्वारा गाए गए भजन वैष्णव जन तो के बहुत बड़े प्रशंसक थे। नेक्स्ट आता है इसमें जो है इसमें संगीतकार और उनको जो है भारत रत्न दिया गया। संगीतकार वर्ष जो है और किस क्षेत्र में, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया गया कर्नाटक संगीत में। पंडित रविशंकर को 1999 में सितार वादक में दिया गया।
लता मंगेशकर को जो है 2001 में पार्श्व गायन के लिए दिया गया प्ले सिंगिंग में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में शहनाई वादक में। पंडित भीमसेन जोशी 2009 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय के रूप में। भूपेन हजारिका 2019 पार्श्व गायन संगीत के क्षेत्र में उनको दिया गया। नेक्स्ट आता है इसमें विशेष नोट में, उन्हें संगीत की रानी यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फॉर म्यूजिक भी कहा जाता था। जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में कहा था, मैं कौन होता हूँ एक संगीत की रानी के सामने, मैं तो बस एक प्रधानमंत्री हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए, आर्टिकल 51 का ए में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विवरण दिया गया है। संवैधानिक की स्थिति और पृष्ठभूमि में देखते हैं। संवैधानिक जो है इसमें भाग पाठ में जो है इन्हें संविधान के भाग 4 का क्लाउज 1 में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। नेक्स्ट आता है इसमें संशोधन की बात करते हैं। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। समिति के बात करते थे, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था। स्रोत की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से जो है ग्रहण किया गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से 11 कैसे हुआ, इसका सफ़र जो हम लोग अभी देखते हैं। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनकी संख्या का विकास जो है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करें। 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची जो अभी हम लोग इसमें देखेंगे। अनुच्छेद 51 के तहत प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य जो है ड्यूटीज प्रदान किए गए हैं। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। नेक्स्ट आता है इसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। हमारी सामसिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना जो है यह भी एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्यजीव की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना, ये भी जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। ये जो है गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसिएबल है, यानी इनके उल्लंघन पर सीधे तौर पर अदालत द्वारा दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि उनके लिए अलग से कानून ना बना हो। लागू होना की बात करते हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। नेक्स्ट आता है बर्मा समिति 1999। इस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों की पहचान की थी जिन्हें कानूनी रूप से लागू करने के लिए पहले से ही कानून मौजूद है, जैसे राष्ट्रध्वज के अपमान पर जो है कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2024 के अंत में अमेरिका ने किस अत्यधिक संक्रामक रोग के संस्थानिक यानी स्थानिक संरक्षण के पूर्ण उन्मूलन की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर सितंबर 2024 के अंत में अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पुष्टि की कि अमेरिका ने रूबेला, जिसे जर्मन खसरा भी जो है कहा जाता है, कि स्थानिक संचरण
एंडेमिक जो है ट्रांसमिशन के पूर्ण उन्मूलन को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। रूबेला के बारे में जो हम लोग इसमें पॉइंट वाइज में जो है देखते हैं। रोग का प्रकार, पहला है रोग का प्रकार। यह रूबेला वायरस के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। यह हवा के माध्यम से यानी कि खांसने या छींकने से जो है फैलता है। लक्षण की बात करते हैं, इसके मुख्य लक्षणों में शरीर पर लाल चकत्ते, रेसेज, हल्का बुखार और सूजी हुई लिम्फ नोड्स जो है शामिल होती हैं। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ा खतरा जो है गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक है। यदि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण होता है तो यह जन्मजात रूबेला सिंड्रोम यानी कि कंजेंशियल जो है रूबेला सिंड्रोम CRS का कारण बन सकता है, जिससे बच्चे में अंधापन, बहरापन, हृदय संबंधी विकार हो सकते हैं। उन्मूलन के पीछे का कारण जो है MMR वैक्सीन इसका उन्मूलन का है। अमेरिका और दुनिया भर में इस रोग के उन्मूलन का मुख्य श्रेय MMR वैक्सीन को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है M मतलब होता है मिसलेस होता है, उसके बाद जो है मम्प्स होता है, उसके बाद जो है रूबेला होता है। भारत की स्थिति जो है, भारत का क्या स्थिति है? भारत ने भी 2023 तक खसरा और रूबेला को समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा था। भारत सरकार इसके लिए खसरा रूबेला MR टीकाकरण अभियान चला रही है, जिसमें जो है 9 महीने से 15 वर्ष तक के बच्चों के टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों ने इसे पहले ही समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट आता है इसमें खसरा यानी मिसल्स जो है और रूबेला अलग अलग बीमारियां हैं, हालांकि इनके लक्षण जो है मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में जो है कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और किस राज्य में स्थित हैं? तो 2026 के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 7 सक्रिय परमाणु ऊर्जा केंद्र न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जिनमें कुल 24 परमाणु रिएक्टर व्यावसायिक रूप से संचालित हो रहे हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 8,800 मेगावाट है। भारत में सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसका स्टेट वाइज जो है इधर लिस्ट है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम और राज्य। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है यह राजस्थान में रावत भाटा में है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह तमिलनाडु के कलपक्कम में है। नेक्स्ट आता है इसमें काकरापारा जो है परमाणु ऊर्जा जो है यह कहाँ है? तो गुजरात में है। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन यह कर्नाटक में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है परीक्षा के लिए जो है कुछ विशेष तथ्य जो है। सबसे पुराना संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र है, जिसे 1969 में अमेरिका की मदद से शुरू किया गया था। सबसे बड़ा संयंत्र कूडनकुलम तमिलनाडु, जिसकी वर्तमान क्षमता 2000 मेगावाट है, रूस के सहयोग से जो है बनाया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें स्वदेशी तकनीक की बात करते हैं। काकरापारा गुजरात की चौथी इकाई यूनिट 4 भारत के स्वदेशी 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का एक प्रमुख उदाहरण है, जो हाल ही में पूरी तरह जो है सक्रिय हुआ है। निर्माणाधीन संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में नया परमाणु संयंत्र निर्माणाधीन है, जो उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र बनेगा। भविष्य के लक्ष्य की बात करें तो भारत सरकार ने जो है 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट जो है यानी कि कितना 1 लाख मेगावाट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, ताकि नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 मुख्य रूप से किससे संबंध है? तो भारतीय संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत से संबंधित है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक माना जाता है, जिसने एक राष्ट्र एक कर वन नेशन वन टैक्स के सपने को साकार किया। 101वें संशोधन की विशेषताएं। उद्देश्य है केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि को समाप्त कर एक एकल प्रणाली जो है कर प्रणाली लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट आता है इसमें लागू होने की तिथि की बात करते हैं। तो यह संशोधन अधिनियम 2016 में पारित हुआ, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। संवैधानिक परिवर्तन, इस संशोधन के माध्यम से संविधान में नए अनुच्छेद जोड़े गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 246 का ए, 269 का ए और 279 का ए है। परीक्षा के लिए जो है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट की फीचर जो है अनुच्छेद की बात करते हैं और विवरण। 246 का क्लाउज ए जो है अनुच्छेद संसद और राज्य के विधानसभाओं को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 269 का ए, अंतर राज्य व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड पर जीएसटी की उगाही और केंद्र राज्यों के बीच इसके बंटवारे का प्रावधान जो है यह करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 279 का है, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान करता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। नेक्स्ट आता है जीएसटी का प्रकार, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। तो इस संशोधन के बाद कर व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया था। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, 2 राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाने वाला कर, जो बाद में राज्यों के साथ जो है साझा किया जाता है। क्विक पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट आता है इसमें प्रथम राज्य जो है जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य जो है यह असम था। विजय केलकर समिति, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले जो है विजय केलकर समिति ने दिया था। छूट प्राप्त की बात करते हैं। शराब, अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली को वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, एनएलएसए का जो है गठन किस वर्ष में किया गया था, यानी कि नालसा का गठन। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा का गठन वर्ष जो है 1995 में किया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से नालसा के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। तो वैधानिक आधार, स्टेटरी जो है बेसिस, अधिनियम जो है इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत जो है इसका किया गया। प्रभावी तिथि, हालांकि अधिनियम 1987 में बना था, लेकिन यह 9 नवंबर 1995 को पूरे भारत में लागू हुआ और इसी दिन नालसा का गठन हुआ। इसलिए हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है संवैधानिक संबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट। नालसा का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A को क्रियान्वित करना है। अनुच्छेद 39 यह कहता है, यह राज्य को निर्देश देता है कि वह समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड प्रदान करे, ताकि न्याय पाने का अवसर किसी को भी आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण ना छूटे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक रचना की बात करते हैं। तो इसमें जो है इसमें कौन कौन होते हैं, संरक्षण इन चीफ की बात करते हैं। पैट्रोन इन चीफ भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई होते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट आता है मुख्य कार्य और उद्देश्य, मुफ्त कानूनी सहायता, पात्र व्यक्तियों जैसे महिलाएं, बच्चे, एससी, एसटी, दिव्यांग और गरीब को मुफ्त वकील और कानूनी सलाह उपलब्ध कराना। लोक अदालत जो है विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है कानूनी जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना जो है यह उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है हायरार्की, इससे जो है कुछ एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है नालसा होता है, राज्य स्तर पर सलसा होता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है यह राज्य स्तर पर होता है। जिला स्तर पर डीएलएसए होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। विशेष तथ्य की बात करते हैं, नालसा का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है और इसका आदर्श वाक्य जो है न्याय सबके लिए, जस्टिस फॉर ऑल जो है इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लू वाटर पॉलिसी और कॉटेज सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है
इसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। शुरुआतकर्ता जो है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो था, इसके शुरुआतकर्ता थे। समय की बात करते हैं 1505 से 1509, वह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। उद्देश्य की बात करते हैं तो अल्मोड़ा का मानना था कि पुर्तगालियों को भारत के ज़मीनी इलाकों पर कब्जा करने के बजाय हिंद महासागर इंडियन ओशियन पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मुख्य विचार। यदि पुर्तगाली समुद्र के स्वामी बन जाते हैं तो वे भारत के पूरे व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए उसने शक्तिशाली नौसेना के निर्माण पर जोर दिया। नेक्स्ट आता है कार्टेज सिस्टम। इसे परमिट सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। शुरुआतकर्ता अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसके शुरुआतकर्ता था। समय जो है 1509 से 1515। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कार्य प्रणाली। इस व्यवस्था के तहत हिंद महासागर में व्यापार करने वाले किसी भी जहाज, भारतीय या अरब, को पुर्तगालियों से एक लाइसेंस या पास कार्ड खरीदना अनिवार्य था। कठोर नियम की बात करते हैं तो बिना कार्टेज के पकड़े जाने पर जहाज को जब्त कर लिया जाता था। कार्टेज रखने वाले जहाज़ों को भी काली मिर्च और गोला बारूद के व्यापार की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट आता है हैरानी की बात यह है कि उस समय के शक्तिशाली मुगल सम्राटों को भी अपने जहाज़ों के लिए पुर्तगालियों से यह पास लेना पड़ता था। अब नेक्स्ट है क्विक रिवीजन। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता था, जो बाद में पुर्तगालियों का जो है मुख्य केंद्र बन गया। पुर्तगाली खुद को सागर के स्वामी, लॉर्ड्स ऑफ द सी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, गुजरात के पोरबंदर से 29 दिसंबर 2025 को रवाना होकर मस्कट पहुंचने वाला भारतीय नौसैनिक स्टीच सेलिंग पोर्ट जो है कौन सा है? गुजरात के पोरबंदर से 29 दिसंबर 2025 को रवाना होकर मस्कट यानी ओमान पहुंचने वाला भारतीय नौसैनिक स्टीच सेलिंग वेसल्स जो है, स्टीच सेलिंग वेसल्स INSV मरूची है। यह यात्रा भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट मरूची का हिस्सा है, जो इतिहास और प्राचीन भारतीय नौसैनिक तकनीकों को पुनर्जीवित करने की एक अनूठी पहल है। प्रोजेक्ट मरूची और स्टीच शिप से संबंधित इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। प्राचीन तकनीक जो है, इस जहाज का निर्माण प्राचीन भारतीय स्टिचिंग तकनीक सिले हुए जहाज का उपयोग करके किया गया है। इसमें लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए कीलों या धातुओं का नहीं बल्कि नारियल के रेशों की रस्सी और गोंद, राल यानी रेजिन का उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक महत्व। यह यात्रा 2000 साल पुराने मानसून समुद्री मार्ग की याद दिलाती है, जिसका उपयोग भारतीय व्यापारी अरब और रोम के साथ व्यापार करने के लिए करते थे। सहयोग की बात करते हैं तो इस जहाज़ का निर्माण भारतीय नौसेना, जहाज रानी मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से किया गया है। यात्रा का विवरण की बात करते हैं तो प्रस्थान 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर गुजरात में किया गया और गंतव्य जो है यह मस्कट ओमान में किया गया। इसकी दूरी लगभग जो है 650 समुद्री मील नॉटिकल मील थी। यह चर्चा में क्यों आया? स्वदेशी कौशल, यह भारत की पारंपरिक नौका निर्माण जो है, इंडिजीनियस जो है शिप बिल्डिंग के पुनरुद्धार को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है समुद्री कूटनीति। यह यात्रा भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक प्रतीक है। समुद्री विरासत, इसे लोथल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह की समुद्री विरासत को आधुनिक युग से जोड़ने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1991 में भारतीय रुपये का कितने प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था? तो इसका राइट आंसर, जुलाई 1991 का आर्थिक संकट के दौरान भारतीय रुपयों को 2 चरणों में अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन किया गया, जो कुल मिलाकर लगभग 18.5% से 20% के बीच था। 1991 के अवमूल्यन का घटनाक्रम जो है हम लोग इसमें देखते हैं। तो 1991 में जो है भारत जो है भीषण भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से गुजर रहा था। तब तत्कालीन RBI गवर्नर S वेंकटरमणन के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया। प्रथम चरण जो है 1 जुलाई 1991 रुपये के मूल्य में लगभग 9% की कटौती की गई।
द्वितीय चरण जो है 3 जुलाई 1991, इसके ठीक 2 दिन बाद रुपये में फिर से लगभग 11% की कटौती जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है कुल परिणाम। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में कुल गिरावट लगभग 18.5 से 19 के करीब जो है प्रतिशत दर्ज की गई। विभिन्न गणनाओं के अनुसार इसे 20 तक भी माना जाता है। परीक्षा के लिए जो विशेष महत्वपूर्ण तथ्य ऐतिहासिक संदर्भ। स्वतंत्र भारत में जो अब तक 3 बार बड़े स्तर पर अवमूल्यन हुआ है, 1949, 1966 और 1991। नेक्स्ट आता है इसमें 1991 के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 1991 के वित्त मंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मुद्रा विनिमय दर प्रणाली। इस कदम के बाद भारत धीरे धीरे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हटकर मार्केट लिंक्ड बाजार आधारित विनिमय दर की ओर बढ़ा। नेक्स्ट है अवमूल्यन डिवैल्यूएशन। सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है, जबकि मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन जो है बाजार की शक्तियां मांग और पूर्ति के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिंग्स ऑफ फायर जो है किस महासागर में स्थित है। तो पहले रिंग्स ऑफ फायर क्या है? यह प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल हॉर्स शू के आकार में फैला एक विशाल क्षेत्र है। यह अपनी अत्यधिक भूकंपीय यानी सिस्मिक और ज्वालामुखी वोल्केनिक गतिविधियों के लिए जो है जाना जाता है। की हाइलाइट्स में जो है यह विस्तार लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। इसमें जो है ज्वालामुखी की बात करते हैं तो दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखियों का लगभग 75%, 450 से अधिक ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में स्थित है। भूकंप की बात करते हैं तो दुनिया के लगभग 90% भूकंप और 81% सबसे बड़े भूकंप इसी बेल्ट में आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स। यह क्षेत्र कई विवर्तनिक प्लेटों जैसे प्रशांत प्लेट, फिलीपीन प्लेट, जुआन डी फुका प्लेट आदि के आपस में टकराने या एक दूसरे के नीचे दबने सबडक्शन जोन्स के कारण जो ऐसा बना हुआ है। नेक्स्ट इसमें है प्रभावित होने वाले प्रमुख देश और क्षेत्र। महाद्वीप है प्रमुख देश और क्षेत्र। एशिया है जिसमें जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, रूस है कामचटका। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका जिसमें अमेरिका, अलास्का और कैलिफोर्निया है, कनाडा है और मेक्सिको है। दक्षिण अफ्रीका में चिली, पेरू और इक्वाडोर है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया जो है जिसमें न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी इस क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है मारियाना ट्रेंच जो है दुनिया का सबसे गहरा बिंदु इसी रिंग्स ऑफ फायर के बीच स्थित है मारियाना ट्रेंच। माउंट फूजी जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी इसी बेल्ट का हिस्सा है। सुनामी का खतरा। इस क्षेत्र में समुद्र के भीतर आने वाले भूकंपों के कारण ही सबसे विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहराम जी मालावाड़ी मुख्य रूप से किस सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर बहराम जी एम मालावाड़ी मुख्य रूप से महिला अधिकारों और बाल विवाह के विरुद्ध सुधार आंदोलन से जुड़े थे। वे एक प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक, कवि और पत्रकार थे। मुख्य सुधार कार्य जो है बाल विवाह का विरोध। मालावाड़ी ने बाल विवाह की कुप्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रथा लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए घातक है। सहमति की आयु अधिनियम 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। उनके निरंतर प्रयासों और लेखों के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने 1891 में सहमति की आयु अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विधवा विवाह का समर्थन। उन्होंने विधवाओं की स्थिति सुधारने और उनके पुनर्विवाह के लिए समाज में जो है जागरूकता फैलाई। नेक्स्ट है पत्रकारिता और संस्थागत आंदोलन। इंडियन स्पेक्टेटर। इंडियन स्पेक्टेटर उन्होंने इस साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया जिसके माध्यम से वे समाज की कुरीतियों पर जो है प्रहार करते थे। नेक्स्ट आता है इसमें सेवा सदन। सेवा सदन 1908 में उन्होंने अपने मित्र दीवान दयाराम गिडूमल के साथ जो है मिलकर सेवा सदन की स्थापना की। यह संस्था असहाय महिलाओं की शिक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास के लिए समर्पित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें असम और कर्नाटक की मुख्य बागवानी फसल कौन सी है। तो इसमें जो है असम की बागवानी फसल के बारे में देखते हैं। असम की सबसे मुख्य बागवानी फसल चाय है। चाय का उत्पादन। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है।
भारत की कुल चाय का लगभग 50% से अधिक हिस्सा अकेले असम से आता है। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, यहाँ की ढलानी पहाड़ियों और प्रचुर वर्षा चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ की ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटक की सबसे मुख्य बागवानी फसल कॉफ़ी है। कॉफ़ी का उत्पादन, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। भारत की कुल कॉफ़ी का लगभग 70% हिस्सा कर्नाटक में पैदा होता है। प्रमुख किस्में, यहाँ मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा किस्मों की कॉफ़ी उगाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र जो है चिकमंगलुरु, कोडागू यानी कुर्ग और हासन जिले कॉफ़ी के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट इसमें आता है जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई टैग जो है कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी और असम की काजी नेमू, एक प्रकार का जो है नींबू, को जीआई टैग प्राप्त है। बोर्ड की बात करते हैं तो भारत चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है, जबकि भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में अवस्थित है। नेक्स्ट है गरम दल के कौन से नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट का उदय 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में हुआ। इस दल के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध याचिका और प्रार्थना की नीति को त्याग कर स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आक्रामक रुख अपनाया। गरम दल के सबसे प्रमुख नेताओं की सामूहिक रूप से लाल बाल का जो है नाम से जाना जाता है। पहला आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट भी कहा जाता है। नारा है, उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। योगदान जो है, उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। समाचार पत्रों में जो है उन्होंने जो है केसरी मराठी में लिखा और मराठा जो है अंग्रेजी अखबारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। लाला लाजपत राय, लायन ऑफ पंजाब, पंजाब शेर के नाम से जाना जाता है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। योगदान की बात करते तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध स्टेटमेंट की बात करते हैं, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह लाला लाजपत राय के स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट आता है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल के बारे में, इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। योगदान की बात करते हैं, बंगाल विभाजन 1905 के बाद उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विचार जो वे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अरविंद घोष जो है शुरुआती दिनों में वे गरम दल के एक प्रखर विचारक और रणनीतिकार थे। योगदान की बात करते हैं तो उन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रचार किया। अलीपुर बम कांड के बाद वे आध्यात्मिक मार्ग पर चले गए और पुडुचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया। नेक्स्ट परीक्षा के लिए जो है स्टेटमेंट जो है क्विक रिवीजन जो है, सूरत विभाजन 1907, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जहां गरम दल और नरम दल जो है अलग हो गए थे, जिसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ समझौता 1916, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल फिर से क्या हो गए, एक हो गए। नेक्स्ट आता है इसमें होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग जो है, तिलक ने 1916 में बेलगांव में से जो है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है फिल्म फेयर ओटीटी। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर सीरीज कॉमेडी का पुरस्कार किन दो लोगों ने जीता है। तो दिसंबर 2025 में आयोजित फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 जो है बेस्ट एक्टर सीरीज मेल में कॉमेडी का पुरस्कार संयुक्त रूप से जो है दो अभिनेताओं ने जीता है। इसमें जो है वरुण सोबती है, सीरीज जो है रात जवान है के लिए उनको प्रदान किया गया, और स्पर्श श्रीवास्तव जो है सीरीज दुपहिया जो है
उनको प्रदान किया गया है कॉमेडी में। कॉमेडी के जो है श्रेणी के अन्य प्रमुख विजेता 2025 जो है इसमें बेस्ट एक्टर सीरीज में जो है फीमेल में कॉमेडी अनन्या पांडे सीरीज कॉल मी बे जो है इसमें उनको दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें बेस्ट कॉमेडी सीरीज जो है स्पेशल रात जवान है को प्रदान किया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल में कॉमेडी विनय पाठक सीरीज ग्राम चिकित्सालय में जो है उनको प्रदान किया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल कॉमेडी रेणुका साहनी सीरीज दोपहिया के लिए उनको प्रदान किया गया। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 के मुख्य आकर्षण ब्लैक वारंट जो है इस सीरीज ने बेस्ट सीरीज ड्रामा सहित कई पुरस्कार जो है अपने नाम किया है। नेक्स्ट है जयदीप अहलावत, इन्होंने पाताल लोक सीजन 2 के लिए ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आता है उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत कौन कौन से गैस शामिल होते हैं। तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के समूह 18 ग्रुप 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस नोबेल गैसेज या अक्रिय गैस इनर्ट गैस कहा जाता है। ये गैसें सामान्यतः परिस्थितियों में रासायनिक रूप से बहुत कम सक्रिय होती है क्योंकि इनके परमाणु के बाहरी कोश सेल पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। उत्कृष्ट गैस जो है अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 6 प्राकृतिक गैस शामिल हैं। उत्कृष्ट गैस का जो ये सूची दिया गया है जिसमें जो है इसमें 6 गैस है। इन 6 गैसों में जो है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और जेनन है और रेडन है। हीलियम के बाहरी परमाणु संख्या 2 है, नियोन का जो है 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36 है, जेनन का 54 है और रेडोन का 86 है। नेक्स्ट आता है इस गैसों की विशेषता की बात करते हैं। रंगहीन और गंधहीन ये सभी गैसें रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है। नेक्स्ट आता है इसमें अक्रिय गैस यानी अक्रिय प्रकृति इनर्टनेस। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो S2 और P6 यानी हीलियम को छोड़कर जो 1s2 है होता है। पूरे भरे कोष होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ना तो साझा करती है और ना ही इसको त्यागती है। नेक्स्ट है इसमें एक परमाणु यानी मोनो एटॉमिक। अन्य गैसों जैसे O2 या H2 के विपरीत ये प्रकृति में अकेले परमाणुओं के रूप में पाई जाती है। प्रमुख उपयोग की बात करते हैं तो हीलियम गुब्बारों और हवाई जहाज़ों के टायरों में भरी जाती है क्योंकि यह बहुत हल्की और अज्वलनशील होती हैं। इसका उपयोग गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें नियोन गैस। नियोन जो है विज्ञापन बोर्डों, नियोन साइन और चमकीली लाइटों में उपयोग होती है। आर्गन है बिजली के बल्बों में फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए भरी जाती है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा लगभग 0.93% में पाए जाने वाली उत्कृष्ट गैस है। जेनॉन इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह कुछ विशेष परिस्थितियों में यौगिक यानी कंपाउंड भी बना सकती है। रेडोन की बात करते हैं, यह एक रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव गैस है और इसका उपयोग कैंसर के उपचार रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है परीक्षा के लिए जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट में हाल ही में खोजा गया कृत्रिम तत्व ओग्नेसन जिसको OG से डिनोट करते हैं 118 भी समूह 18 का हिस्सा, लेकिन इसकी रेडियोधर्मी प्रकृति के कारण इसके गुण अभी भी रिसर्च में है, शोध का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें सेनेका की द्वीप जहाँ चीन के तटरक्षक अक्सर जो है गश्त करते हैं और वर्तमान में किस द्वारा जो है प्रकाशित है। तो चीन के तटरक्षक और जापानी जहाज़ों के बीच अक्सर चर्चा में रहने वाले सेनकाकू द्वीप वर्तमान में जापान द्वारा प्रशासित यानी एडमिनिस्ट्रेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें बांस में जो है किस प्रकार की जड़ें और पत्तियों का जो है प्रकार सिर विन्यास जो है पाया जाता है। तो जड़ों का प्रकार की बात करते हैं, टाइप ऑफ रूट्स की बात करें तो इसमें जो है बांस में औपस्थानिक रेशेदार जड़ तंत्र यानी कि एडवेंटियस फाइबरस रूट सिस्टम पाया जाता है बांस में। विवरण की बात करते हैं, इसमें मुख्य जड़ यानी टैप रूट नहीं होती, इसके बजाय तने के आधार पर या भूमिगत तने राइजोम से रेशों के गुच्छे जैसी जड़ें
निकलती हैं। कार्य की बात करते हैं, ये जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे बांस का लंबा और भारी तना तेज हवाओं में भी स्थिर रहता है। नेक्स्ट आता है इसमें पत्तियों में सिरा विन्यास, वेनेशन इन लीव। बांस की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। विवरण जो, यदि आप बांस की पत्ती को ध्यान से देखें तो उसकी सिराएं विंस एक दूसरे के समानांतर लंबाई में चलती हैं और आपस में जाल नहीं बनाती हैं। विशेषता की बात करते हैं, यह एक बीजपत्री मोनोकोट पौधों की एक प्रमुख पहचान है। बांस की पत्तियां आमतौर पर लंबी और भाले की आकार की यानी कि जो है लेंसियोलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र या राज्य सरकारों को क्या अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 282 आर्टिकल 282 केंद्र और राज्य सरकारों को लोक प्रयोजनों पब्लिक पर्पस के लिए विवेकाधीन अनुदान जो है प्रदान किया गया है। मुख्य अधिकार की बात करते हैं, मेन पावर की, इसमें जो है अनुच्छेद 282 के अनुसार संघ, केंद्र या कोई राज्य किसी भी लोक प्रयोजन के लिए कोई भी अनुदान ग्रांट दे सकता है। क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार उन विषयों पर भी धन खर्च कर सकती है जो संघ सूची में नहीं है। इसी प्रकार राज्य सरकार उन विषयों पर अनुदान दे सकती है जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। विवेकाधीन शक्ति, यह अनिवार्य सहायता नहीं है बल्कि सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। इस अनुच्छेद का जो उपयोग कहाँ होता है? तो इस अनुच्छेद का जो उपयोग, इसका उपयोग मुख्य रूप से उन योजनाओं और कार्यों के लिए किया जाता है जो सीधे तौर पर संवैधानिक बंटवारे में नहीं आते हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य या ग्रामीण विकास जैसे राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को इसी अनुच्छेद के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपदा राहत, अचानक आई किसी आपदा या विशेष सामाजिक आवश्यकता के लिए वित्तीय मदद देना भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसमें है इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मुख्य रूप से किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो इलाहाबाद जो है प्रयागराज में स्थित प्रयाग प्रशस्ति मुख्य रूप से जो है गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और उनके विजय अभियानों का वर्णन करती है। नेक्स्ट है इसमें रचयिता और शैली, लेखक जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन जो है इसके लेखक हैं और संस्कृत भाषा में जो है इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है शैली, यह जो है चंपू काव्य शैली गद्य और पद का मिश्रण में लिखा गया है। लिपि जो है यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली स्वदेशी जो है CAR-T सेल थेरेपी का नाम क्या है? CAR-T सेल थेरेपी के बारे में पूछा है, जिसे IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का नाम नेक्सकार 19 है। यह भारत के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसे IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके व्यवसायीकरण के लिए इम्यूनो एक्ट नामक स्टार्टअप ने मुख्य भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है नेक्सकार जो है नेक्सकार 19 क्या है? यह एक अत्याधुनिक इम्यूनोथेरेपी है जिसका उपयोग मुख्य रूप से रक्त के कैंसर जिसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के इलाज के लिए जो है किया जाता है। यह कैसे काम करती है? CAR-T का अर्थ होता है सिमरिक जो है एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, इसका फुल फॉर्म होता है सिमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। इस प्रक्रिया में मरीज के अपने शरीर की टी कोशिकाओं जैसे सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ती है को निकाला जाता है। प्रयोगशाला में इन कोशिकाओं को जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान सके और इन्हें खत्म कर सके। फिर इन संशोधित कोशिकाओं को वापस मरीज के शरीर में इंजेक्ट जो है कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है? ट्रांस हिमालय जो है जिसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है मुख्य हिमालय श्रेणी के उत्तर में स्थित है। यह क्षेत्र यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से सबसे पहले बना था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित जो है 4 पर्वत श्रेणी शामिल है जिसमें काराकोरम श्रेणी जो है पहला आता है। काराकोरम श्रेणी जो है यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी और जो है महत्वपूर्ण श्रेणियों में है।
विशेषता की बात करते हैं, इसे उच्च एशिया की रीढ़ बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। प्रमुख चोटी K2 है, गार्डविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, जो 8611 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में से एक है। ग्लेशियर यहाँ सियाचिन, बाल्टोरो और बियाफो जैसे विशाल ग्लेशियर जो है इसमें स्थित हैं। नेक्स्ट आता है इसमें लद्दाख श्रेणी, यह काराकोरम के दक्षिण में और सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। विशेषता यह दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। लेह शहर इसी श्रेणी के पास स्थित है। प्रमुख चोटी राकापोसी, जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल यानी स्टीपेस्ट स्लोप वाली चोटी जो है मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें जास्कर श्रेणी, जास्कर रेंज के बारे में नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर पर। जास्कर जो यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में और महान हिमालय ग्रेट हिमालयाज के उत्तर में स्थित है। नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। प्रसिद्ध दर्रा शिवकिला और लिपुलेख जैसे जो है महत्वपूर्ण दर्रे इसी क्षेत्र के प्रभाव में आते हैं। नेक्स्ट है कैलाश श्रेणी, यह लद्दाख श्रेणी का ही तिब्बत यानी चीन में विस्तार इसका है। किसका? कैलाश श्रेणी का। धार्मिक महत्व की बात करते हैं, इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। नदियों का उद्गम, मानसरोवर झील के पास स्थित इस श्रेणी से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो हैं प्रमुख नदियां इससे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के जो है उपदेश मुख्य रूप से किस बौद्ध ग्रंथ में जो है संकलित है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है में से सूत पिटक जो है वो मुख्य ग्रंथ है, जिसमें गौतम बुद्ध के आदेश, उपदेश और संवाद जो है संकलित हैं। तो पहला है सूत पिटक, उपदेशों का संग्रह। यह त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें बुद्ध द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेशों और सिद्धांतों को कहानियों और संवादों के माध्यम से समझाया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें रचयिता, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रथम बौद्ध संगति में जो है इसका पाठ किया था। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें बुद्ध के नैतिकता और धर्म से जुड़े विचारों का वर्णन है। सूत पिटक के जो है 5 निकाय हैं। सूत पिटक को आगे 5 निकायों भागों में विभाजित किया गया जो इस प्रकार है। दीर्घ निकाय की बात करते हैं, इसमें बुद्ध के सबसे लंबे उपदेश शामिल हैं। मध्यकम निकाय जो है इसमें मध्यम आकार के उपदेश शामिल हैं। और नेक्स्ट आता है इसमें संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय जो है इसमें बुद्ध के संक्षिप्त और जुड़े हुए उपदेश जो है इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसमें उपदेशों को संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसी में 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय की बात करते हैं, यह सबसे छोटा और विविध संग्रह। इसमें प्रसिद्ध धम्मपद और जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों जो है इसमें खुद्दक निकाय में शामिल हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें भाषा जो है, इन सभी ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई है, जो उस समय के आम लोगों की एक भाषा थी। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 और पिटक मतलब टोकरी होता है, अर्थात जो है ज्ञान की टोकरी जो है त्रिपिटक का अर्थ होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि यह मेहनत से वीडियो दोस्तों बनाते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह वीडियो जो है इस चैनल पर आते रहेगा। दिल से धन्यवाद।